किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही मंगरा और केतकी का जोहार। जोहार। हाँ, तो किसान भाई बहन, हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं कृषि समाचार से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बिना देर किए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रामगढ़ में चलाया जा रहा है बीजोपचार अभियान और श्रीविधि से धान की खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। भिंडी में पीला मोज़ेक रोग की रोकथाम में कारगर है इमिडाक्लोपिड दवा। और अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड सरकार की ओर से रामगढ़ जिले में 10 जून 2013 से बीजोपचार अभियान और श्रीविधि से धान की खेती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये काम कृषि विभाग, आत्मा और पौधा संरक्षण विभाग द्वारा PPP मोड पर किया जा रहा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित है। ये बीजोपचार अभियान और धान खेती के लिए श्रीविधि का प्रशिक्षण 10 से 21 जून तक चलेगा। पिछले दिनों प्रोजेक्ट भवन में कृषि विभाग के समीक्षात्मक बैठक में मुख्य सचिव RS शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को पहुंचाएं। इसके लिए भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे पहुंचाया जाए और इसकी सूचना लाभुकों को SMS भेजकर तथा लाभुकों की सूची वेबसाइट पर डालें। इसके अलावा बागवानी मिशन को निर्देश दिया गया है कि 15 जुलाई तक NGO के माध्यम से चुने गए लाभुकों की सूची, साथ ही क्लस्टर्स की सूची भी वेबसाइट पर डालें। सब्जी फसल भिंडी में लगने वाला पीला मोज़ेक रोग के रोकथाम के लिए किसान 6 से 7 मिलीलीटर इमिडाक्लोपिड दवा 10 लीटर पानी में डालकर घोल बना लें और फसल पर छिड़काव करें। सफेद मक्खी अपने लार्वा के द्वारा सब्जी फसल भिंडी के पौधे में वायरस प्रवेश कराते हैं, जिससे पीला मोज़ेक रोग लग जाता है। भिंडी में लगने वाले पीला मोज़ेक रोग सफेद मक्खी के अलावे मधुआ कीट की रोकथाम के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो भिंडी में पीला मोज़ेक रोग लग जाता है कि ये सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। सफ़ेद मक्खी रस चूसता है और अपने जो लार्वा के द्वारा उसमें जो भिंडी के पत्तियों में जो वायरस को या रोगाणु को प्रवेश करता है, उसके कारण पीला मोज़ेक रोग लग जाता है। तो इसके लिए इमिडाक्लोपिड जो है दवा बाज़ार में टाटा मीडिया है, कन्फिडोर है और भी अलग नाम से मिलता है। तो इसका इस्तेमाल 10 लीटर में 6 से 7 ml का घोल बना करके आप छिड़काव करते हैं तो सफ़ेद मक्खी या फिर मधुआ और भी जो रस चूसने वाले हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं। या बाज़ार में जो भी नीम से बना हुआ दवा है उसको 1 लीटर पानी में 5 ml का घोल बना करके 8 दिनों के अंतर पर आप 2 से 3 बार छिड़काव कर सकते हैं, तो इसके रोकथाम किया जा सकता है। जो किसान खरीफ मौसम में अरहर की खेती करना चाह रहे हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज पाने के लिए बिरसा अरहर 1, नालंदा अरहर, आशा, बहार और हाइब्रिड अरहर के लिए ICPS 2671 लगाएं। दलहनी फसल अरहर की खेती से बेहतर उपज पाने के लिए किसान सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता के आधार पर छोटी, मध्यम और लंबी अवधि वाले उन्नत प्रभेदों का चयन करें। अरहर का खेती हमारा अभी खरीफ मौसम में मुख्य दलहनी फसल में आ जाता है। और कोई भी अपलैंड क्रॉप में दूसरा कोई क्रॉप लेने से पहले हमको अगर हम अरहर पर ध्यान दें तो इसमें हमको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको किस टाइप का ज़मीन में कौन सा प्रभेद लगाना है ये जानना बहुत ज़रूरत है। जो कि हमारा जिस ज़मीन में पानी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा उसमें हमको शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ले लेना है, उपास 120। और मीडियम ड्यूरेशन अगर लेना है तो बिरसा उड़द 1, नालंदा अरहर, आशा, इसको हम चुनाव कर सकते। ज़्यादा देर तक 8 महीना करीब चले जाएगा तो बहार, तो इसका उपज काफ़ी अच्छा है। देसी जो हम प्रभेद बताया इसमें तो 15 क्विंटल के आसपास में, 12 से 15 क्विंटल के आसपास में मिलेगा। और उसको सही तरीक़ा से खाद पर ध्यान दें और कीटनाशक दवा को भी हम सही टाइम में इस्तेमाल करें।
मोल्ड बोर्ड हल खेतों की पहली जुताई के लिए काफ़ी उपयोगी हल माना जाता है। इसमें 10 सेंटीमीटर चौड़ा फाल लगा होता है जिससे खेतों की गहरी जुताई होती है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डेसिबल प्रतिदिन है। ये पशुचालित हल है। चलिए आज हम आपको मांडर प्रखंड के अंतर्गत धमाटाड़ गांव के एक सफल किसान चिंतामणि प्रसाद से मिलवाते हैं जो मिश्रित खेती और पशुपालन के दम पर अपने परिवार को खुशहाल रखे हुए हैं। सफल किसान चूड़ामणि महतो अपने इलाके के गिने चुने प्रगतिशील किसानों में से एक हैं। ये भी अपने 4-4 एकड़ खेत में मिश्रित खेती के रूप में फूलगोभी, पत्ता गोभी, मिर्चा, बैगन और खीरा की फसल लगाए हुए हैं। साथ ही पशुपालन भी कर रहे हैं। अगर हाइब्रिड बीजा ढंग कर बीजा अगर राउर जगह नखे तो राउर राउर के उतना ना उपज मिली, इसलिए कि महंगाई इतना ज़्यादा है कि राउरे खाद बीज अगर ढंग कर नहीं लगाब, दवा सही नहीं दब तो किसान एक पैसा कमा नहीं सकेला। सेले जे भी लगाइला हाइब्रिड बीज लगाइला, अच्छा क्वालिटी कर लगाइला, जेकर से 2 पैसा आमदनी अच्छा होवे। गाय 2 गो है और 2 अच्छा नस्ल कर गाय हैं। मोटा मोटी एखन तो टाइम हो गया ज़्यादा, नहीं तो दोनों टाइम में लगभग समझो 20 से 25 लीटर दूध भी है। खेती जे भी किसान भाई करत हैं आज कर डेट में दवाई और सही दवाई और सही बीज कर उपयोग करवें तो निश्चित तौर से आवे वाला कैलू मनकर सुना रहा होगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह से हैं। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार से हैं। चावल मोटा 1800 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2400 रुपए, चावल उत्तम 2700 रुपए से 4600 रुपए, गेहूं 1400 रुपए से 2100 रुपए, चना 3300 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5700 रुपए से 6600 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 4600 रुपए से 5000 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9600 रुपए, चीनी 3250 रुपए से 3450 रुपए, आलू 700 रुपए से 900 रुपए और प्याज 1100 रुपए से 1250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने अभी देखा, मंडी के भाव के बारे में जाना और मौसम के मिजाज के बारे में जाना और साथ ही साथ कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ ली। हाँ, तो केतकी भाऊ जी, ये सब जानकारी, मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, सब कुछ चलता रहे, लेकिन हम लोग अब फिर से मिलते हैं आपसे। उससे पहले एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सबों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान भाई, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो साथ में हम लोग कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और कीटनाशी के साथ साथ और भी कोई दूसरी ज़रूरी दवाइयाँ होती है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका सुरक्षित इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, बच्चों से बचाना कितना ज़रूरी है और खुद भी सुरक्षित रहें और उसका इस्तेमाल भी सुरक्षित तरीके से करें, इस विषय पर आधारित देखते हैं हम लोग एक छोटा सा रिपोर्ट। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से
खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। ये रिपोर्ट तो वाकई बहुत अच्छा रहा। किसान भाई बहन इससे बहुत सारी जानकारियां लेते हैं और उसे कैसे बचाव करें इसके बारे में जानते हैं। अब ये बताओ कि किसान भाई बहनों को आज हम और कौन सी जानकारी देंगे? आज जो हम लोग जानकारी देने वाले हैं, अब देखिए अभी ये मौसम का संधि बेला है, मतलब एक मौसम की विदाई और दूसरे मौसम का आगमन हो रहा है। तो ऐसे में अब जो अभी मौसम आ रहा है, खरीफ का मौसम आ रहा है, बरसात का मौसम आ रहा है, तो इस मौसम में किन किन फसलों की खेती की जाती है और किन किन फसलों की खेती करने से हमें ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा आमदनी और पूरे राज्य के लिए, देश के लिए हितकर होगा, इस विषय पर हमारे कृषि विशेषज्ञ क्या हमें बता रहे हैं, आइए देखते हैं। तो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए वदूर। आज हम जानेंगे कि बदलते मौसम में जो वैज्ञानिक क्या सलाह देते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए के बद्दू जी, जो कि मुख्य वैज्ञानिक हैं मौसम विभाग के। किसान भाइयों, जहाँ तक मौसम की बात है, आप जानते हैं कि हमारे झारखंड की खेती मुख्य रूप से मौसम पर ही आधारित है। कह सकते हैं कि वर्षा पर आधारित है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा यहाँ पे काफ़ी कम है, नहीं के बराबर है। तो आप जो खेती करते हैं वो वर्षा पर आधारित होती है और हमारी खेती की सफलता बिल्कुल वर्षा पर निर्भर करती है। कई साल ऐसा हुआ है कि जो झारखंड में सुखाड़ हुआ है, जिससे खेती काफ़ी प्रभावित हुई है, लेकिन 2011 और 2012 में मानसून की मेहरबानी रही, बहुत अच्छी बारिश हुई, उसका वितरण भी अच्छा हुआ, जिसका फलस्वरूप आपके मेहनत से काफ़ी राज्य में खाद्यान्न, रिकॉर्ड खाद्यान्न पैदा हुआ 2011 में। 2012 की भी स्थिति कमोबेश अच्छी थी। इस बार जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है वो हर साल मानसून का पूर्वानुमान करती है कि इस साल मानसून कब आने की संभावना है और कैसी रहेगी। तो उस पूर्वानुमान के हिसाब से आप देख रहे होंगे जो अभी ताज़ा तस्वीर है सैटेलाइट की, बंगाल की खाड़ी में पूरा बादल छाया हुआ है, मानसून का सर्जन हो चुका है। 12 से 15 जून तक झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाएगा और अभी बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी की जो परिस्थिति है, ये देख के ऐसा लगता है कि इस बार मानसून काफ़ी सशक्त रहेगा, समय पे आएगा, वितरण भी अच्छा होगा। तो खेती की इस बार और भी अपार संभावनाएं हैं। अभी फ़िलहाल किसान भाइयों को हम ये सलाह देंगे कि अभी तो बुआई करने का कोई तर्क नहीं है, कोई तुक भी नहीं है, क्योंकि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है। अभी फ़िलहाल आप कर भी रहे होंगे, आप सभी किसान भाई जागरूक किसान हैं। आप सिर्फ इतना करें कि आप अपनी खेती का पूरा प्लानिंग कर लें कि किस खेत में कौन सा फसल लगाना है, कौन सा खरीफ फसल लगाना है और उस फसल की कौन सी वैरायटी लगानी है। तो वैज्ञानिक पद्धति से आप फसल का उत्पादन कर रहे हैं, आपको पता भी होगा
कि कितने खाद बीज लगेंगे, तो वो सारे आपादानों का इंतज़ाम कर लें। कभी कभी ऐसा होता है, आपने प्लानिंग तो कर ली कि फ़लाँ खेत में धान की फ़लाँ वैरायटी बंदना लगाएंगे, और जब बोने का समय आया तो अफरा तफरी में बंदना वैरायटी नहीं मिला तो कोई भी वैरायटी लगा दिए। वो नहीं करके आप पहले से प्लानिंग कर लें, बंदना लगाना है या और दूसरी वैरायटी लगानी है, या मक्का का स्वान लगाना है, या और HQPM लगाना है, तो उन वैरायटीज़ का, उन किस्मों का इंतज़ाम अभी से कर लें। और झारखंड का जो कृषि विभाग है काफ़ी तत्पर है किसानों की मदद के लिए, हमेशा किसानों के द्वार पे रहती है, हम लोगों को पता है। तो आप उनसे संपर्क करके खाद बीज कहाँ से उपलब्ध होगा, आप जो अनुशंसित बीज है कहाँ से उपलब्ध होगा, उसका इंतज़ाम कर लें। ये तो कर लें। उसके साथ साथ दूसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभी समर प्लाविंग का प्रतिवेदन अनुशंसा हम लोग करते रहे हैं, उसका बहुत ही महत्व है। अभी मानसून के आने से पहले मानसून पूर्व बारिश भी हुई है, अभी खेत नम है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए खेतों की जुताई ज़रूर कर लें। जितनी बार भी जुताई आप कर सकें, जितना भी सक्षम है, लेकिन आखिरी जुताई जो है वो ढलान के विपरीत करें, और आखिरी जुताई के बाद उसमें पाटा नहीं चलाएं। इससे काफ़ी फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो खेत में जो कीटाणु जीवाणु रहते हैं वो सूरज की रोशनी में पा करके उसमें मर सा जाते हैं, घास फूस भी मर जाता है। और साथ साथ क्योंकि ढलान के विपरीत आपकी जुताई की हुई रहती है, ये जो मानसून के पहले थोड़ी बहुत बारिश होती है उससे पानी आपकी ज़मीन में सिंचित होती है। तो जब मानसून में थोड़ा सा भी विलम्ब हो या कम हो, तो उस वक्त अगर आप बुआई करेंगे तो समय पे आप बुआई कर पाएंगे। आमतौर पे होता ये है कि झारखंड की मिट्टी कुछ इतनी सख्त है, इसकी संरचना कुछ ऐसी है कि नमी के अभाव में खेतों का जुताई करना असंभव सा हो जाता है। हल बैल से क्या, बल्कि ट्रैक्टर से भी मुश्किल। ये प्रकृति की मेहरबानी है, इस बार के मानसून आने से पहले भी बारिश हुई है, और अगले 4-5 दिन में और भी बारिश होने की संभावना है। तो खेतों की जुताई कर लें। खेतों की जुताई अगर की हुई होगी तो मानसून के आने के फ़ौरन बाद आप बुआई कर सकेंगे, वरना मानसून के समय पे आने के बावजूद भी आप बुआई में और विलम्ब हो जाएगा। आप जानते हैं कि बुआई में विलम्ब होने से उसके उपज पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अभी फ़िलहाल किसान भाई आप अपने खेतों की अपनी खेती के कार्यक्रम की प्लानिंग कर लें और खेत की जुताई करके उसको तैयार रखें। डॉक्टर साहब, अभी पिछले साल और इस साल में देखा जा रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। झारखंड के परिवेश में अगर बात करते हैं तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल गर्मी ज़्यादा रही। अब जब मानसून आने वाली है और ऐसे में हमारे किसान भाई पूरी तरह से मानसून पे ही निर्भर रहते हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि बारिश कैसी होगी और पिछले साल की अपेक्षा वो लोग खेती कैसे कर पाएंगे? पिछले साल की अपेक्षा देखिए, हमने शुरू में कहा कि यहाँ के किसान और हम वैज्ञानिकगण भी मजबूर हैं और आश्रित हैं मानसून पर ही। मानसून का पूर्वानुमान भी हो सकता है कि मानसून मौसम एक ऐसा इतना कम्प्लेक्स सिस्टम है कि उसका पूर्वानुमान करने के बावजूद भी कई साल ऐसा होता है कि दूसरे तरह का हो जाता है। लेकिन जो IMD का मौसम विज्ञान विभाग का जो रिकॉर्ड है पिछले 10 साल के आंकड़ा को अगर देखेंगे तो जो भी उन्होंने पूर्वानुमान किया कमोबेश वही रहा है। तो इस दफ़ा का पूर्वानुमान है जो वो भी सही होने की उम्मीद है। बस ये मान के चलें कि गर्मी की जहाँ तक बात किया आपने, गर्मी तो एक अलग विषय है। गर्मी ही मौसम को लाता है, बारिश भी गर्मी को ही लाता है। अलग बात है कि गर्मी की थोड़ी सी सीमा ज़्यादा बढ़ गई है झारखंड में, और वो तो एक अंश है वैश्विक मौसम परिवर्तन का। कुछ उसके हम भी दोषी हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास करके जल संसाधन का, और जो खनिज पदार्थ हैं पेड़ की कटाई कर रहे हैं, वो सब के वजह से तापमान बढ़ रहा है, बदलाव आया है। झारखंड में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है गर्मी के दिनों में, और न्यूनतम तापमान में कमी हुई है। कह सकते हैं कि झारखंड में गर्मी ज़्यादा गर्म हो गया है और जाड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया। ये तो मौसम परिवर्तन है। मौसम परिवर्तन का एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो भी मौसम परिवर्तन हुआ है इस साल 2013-14 का मानसून बहुत अच्छा रहने की संभावना है। आप किसान भाई बिल्कुल आशावादी होकर के जिस तरह से 2011 में किया था उसी तरह से 2013-14 में भी करें, और आप ही जो है कि अपने प्रदेश के लिए खाद्य सुरक्षा ला सकते हैं।
तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप आशा उम्मीद लगाए हुए हैं तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल अच्छी बारिश होगी और आपका फसल भी अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस कार्यक्रम में आया, इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो भाई वधू जी ने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। क्या लगता है तुम्हें कि कैसी लगी होगी किसान भाई बहनों को ये जानकारी? बहुत बेस लगा जानकारी, और जब हमको लगा तो हमारे किसान भाई बहन को लगेगा ही, पूरे ज़िले को, पूरे राज्य को, पूरे देश को, पूरे दुनिया को अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग कभी कभार चूक जाते हैं कि मौसम आया तो उसका सही फायदा नहीं ले पाते हैं, और मौसम आया तो उसके हिसाब से हम लोगों को जो बीज लगाना है, जिस फसल का बीज लगाना है, जो उन्नत किस्म लगाना है, उसका पहले से हम लोग इंतजाम कर लें, ताकि वक्त आने पर हमें कोई अफसोस ना हो और कोई परेशानी ना हो। तो हमारे विशेषज्ञ ने जो आपको जानकारी दी, आप उसमें अमल करते हुए अगर खेती करेंगे तो आप आमदनी भी दुगनी पाएंगे और आपकी तरक्की भी उतनी ही तेजी से होगी, और सफल किसान की श्रेणी में तो आएंगे ही। बिल्कुल आएंगे भाई, हमारे सारे किसान सफल हैं। बिल्कुल नहीं, सफल हैं और ज्यादा सफल हो जाएंगे। तो केतकी भाऊ जी, अब क्या आपका विचार है? भाई अब विचार तो हमारा बहुत कुछ है, लेकिन शायद घड़ी की सुई इजाजत नहीं दे रही है। तो चलिए हम लोग फटाफट बताते हैं अपना पता। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रात रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो अब इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन एक बात इजाजत से पहले कि पता तो हम इनको बताते हैं, लेकिन इनसे हम ये अनुरोध करें कि हमें खत भी अवश्य लिखें। बिल्कुल। कृषि से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सलाह देनी हो, आप हमें खत अवश्य लिखें। और इसी के साथ हम हमें दीजिए इजाजत। जोहार।